हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि पिछला जो लेक्चर पढ़ाया था हमने बेटा पूरा आवर्त सारणी बता दिया था, उससे रिलेटेड सारी बात बता दिया था, तत्वों के आवर्ती गुण बता दिया था कि आवर्त में जाने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बताया था, परमाणु आकार बताया था, ये सब चीज़ें बता दिया था। अब ये आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन BHU ICR UP कैटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहला बेटा आवर्त सारणी में द्रव तत्व कौन कौन से हैं। आवर्त सारणी में द्रव तत्व कौन कौन से हैं। द्रव तत्व देखो बेटा 5 होते हैं, ब्रोमीन होता है, सीजियम होता है, फ्रांसियम होता है और गैलियम मरकरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें क्वेश्चन ये आ जाए कौन सा ऐसा तत्व है जो अधातु है, अधातु और द्रव है, तो ये ब्रोमीन याद रखना बेटा, ये ब्रोमीन जो होता है ये अधातु होता है, अधातु द्रव है ये। अगर क्वेश्चन आ जाए अधातु द्रव कौन है तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। बाकी क्वेश्चन पूछे कि धातु द्रव, ये सब क्या हैं, ये सब धातु हैं और ये सब द्रव हैं। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि कौन कौन से तत्व द्रव हैं, तो इनमें से पांचों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जोड़ा बना के दे सकता है या फिर एक देगा। तो याद रखना है आपको कि द्रव तत्व कौन कौन से, ब्रोमीन, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और मरकरी। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए कि अधातु द्रव कौन सा है, तो केवल ब्रोमीन अधातु होता है, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, वो धातु होते हैं। अब दूसरा लिखा है कि आवर्त सारणी में गैस कौन कौन से हैं, कितने गैस हैं, तो पूरे 11 गैस हैं आवर्त सारणी में, टोटल 11 गैस हैं। कौन कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको याद कैसे करना, ये पूरा मिला के देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फिर कल ना हो। इसका फंडा क्या, फिर कल ना हो। 5 गैस ये होगा। उसके बाद ये अक्रिय गैस जितने भी हैं, जो नोबेल गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, वो कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। 11 गैस है पूरे आवर्त सारणी में। तो कैटेट में छोटा सा क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से कौन सा गैस है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद अक्रिय गैस। अब देखो उसके बाद बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस। तो ठोस जितने भी धातु हैं, मोस्टली ज़्यादातर धातु जितने भी हैं आवर्त सारणी में, वो सब के सब क्या होते हैं, वो अधिकांश ठोस होते हैं। यहाँ लिखा अधिकांश धातु, ज़्यादातर सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। उसके बाद उपधातु। उपधातु में देखो बेटा इतने ही तत्व केवल पूरे आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में उपधातु हैं। उपधातु कहते किसे हैं, जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक, मेटलॉइड। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, एस्टेटिन, टेरिलियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन। तो इसको याद कैसे रखना है बेटा, ये देखो एस्टेटिन लिखा, इसको हम फंडा लिख रहे हैं यहाँ पे, ये आंटी, ये टेरिलियम है, टेरी का मतलब ये हमने लिख दिया तेरी। अब इस दोनों को एक में मिला के पढ़ो, ये लिखा है सब और यहाँ लिखा है जी, आंटी, तेरी, सब्जी। ये तीनों को एक में मिला के पढ़ेंगे, ये हो जाएगा क्या, बासी। आंटी, तेरी, सब्जी, बासी। आंटी, तेरी, सब्जी, बासी क्या है, ये सारे के सारे उपधातु हैं। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा वाष्पशील धातु होता है, यानी कि वोलेटाइल मेटल, वाष्पशील। इसमें होता है कैडमियम, जिंक और मरकरी। कैडमियम, जिंक और मरकरी। कदम जीना मारे, कदम जीना मरे, जैसे भी आप याद कर सकते हो, कदम जीना मारे। तो ये हो गए कौन से, वाष्पशील। कदम जीना मारे, कदम से हो गया कैडमियम, जीना का जिंक हो गया, मारे का मरकरी हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद लिखा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके कैटेट में, BHU में, ICR में मिलेगा। ठीक, ये उभयधर्मी तत्व क्या होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से अपक्रिया करते हैं, उनको हम लोग उभयधर्मी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या होता है बेटा, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा उभयधर्मी यौगिक, एम्फोटेरिक कंपाउंड। क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी यौगिक है या एम्फोटेरिक कंपाउंड है। तो ये जितने एलिमेंट यहाँ नीचे हमने लिखे हैं, इसका कंपाउंड कौन कौन सा हो सकता है, इसका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। अगर ये दोनों कंपाउंड आपको मिल जाता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है या ऑक्साइड हो सकता है, तो ये जरूर आपके एक क्वेश्चन आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये लिखा एंटीमनी, आर्सेनिक, टिन, सिलिकॉन, लेड, बोरान, बेरिलियम, अल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, गैलियम। यही सारे एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक हैं, जो उभयधर्मी हैं।
अब वहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, हो सकता है ये तत्व दे, लेकिन तत्व बहुत कम पूछे जाते हैं। इनके यौगिक, जैसे इनका यौगिक हमने क्या लिखा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। अब जैसे अगर हमें इसका ऑक्साइड बनाना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो क्या फार्मूला होगा, Al2O3। तो वहाँ पे इसका पहले हम फंडा लिख देते हैं, कैसे आपको याद करना है। यहाँ पे देखो फिर से इसी की तरह, यहाँ ये लिखा सब, ये एक ही में फंडा हम लिख दे रहे हैं। याद करने का बहुत आसान तरीका है, सब ये दोनों एक में लिखा, आसान, आराम से पढ़ सकते हैं। सब आसान, ये लिखा है सी, ठीक, ये ले का हो गया, लेड का ले। उसके बाद बी अल्लाह जाने, ठीक, ये बी से मतलब एक बी हो गया, फिर बेरी से, फिर से बेरी हो गया बी, फिर ये लिखा यहाँ पे अल्लाह, ठीक। इसके बाद यहाँ लिखा जाने, फिर यहाँ लिखा मन, ये लिखा करो, फिर ये लिखा गाली। ये फंडा है आपको याद करने का। सब आसान सिले बीबी अल्लाह जाने मन करो गाली। सब आसान सिले बीबी, ये सबको आसान लगता है, सब आसान सिले बीबी अल्लाह जाने मन करो गाली। इसके जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे वो सारे के सारे उभयधर्मी होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। अब जैसे यहाँ से हमें एशियन का बहुत पूछा गया है, ऑप्शन वहाँ पर होगा SnO2। ये देखो ऑक्साइड है किसका, टिन का, हमने क्या लिखा, हाइड्रोक्साइड हो सकता है या ऑक्साइड। अब जैसे हमने यहाँ पे देखिए ये Pb लिखा है, तो PbO2 ये क्या होगा। अब यहाँ पे बेरिलियम लिखा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना के दिखाते हैं। बेरिलियम बेटा ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिसपे 2 चार्ज प्लस 2 चार्ज होता है। और हाइड्रोक्साइड जो होता है, फार्मूला बनाना, अगर वहाँ पे फार्मूला गलत लगे तो इसे बना लेना। OH पर -1 होता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और O पर -2 होता है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। अब इनके सारे के सारे प्लस चार्ज आपको याद होंगे। अब जैसे हमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाना, एक हम बना के दिखा दे रहे हैं। Be पर +2 होता है, OH पर -1 होता है, तो ये 1 यहाँ आ जाता है, 2 यहाँ आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 9th में पढ़ा होगा। तो अब इसका जैसे एक कंपाउंड हमने लिख दिया हाइड्रोक्साइड का, BeOH का होल ट्वाइस, तो ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो Al2O3 हो सकता है, या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो AlOH का होल थ्राइस हो सकता है। वहाँ MnO2 हो सकता है, Cr2O3 हो सकता है, ZnOH का होल ट्वाइस हो सकता है, ZnO हो सकता है। मतलब इसके हाइड्रोक्साइड और इसके ऑक्साइड, ये सारे, ये कम से कम ये BHU में 5-6 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया, हो सकता है इसमें जोड़ा बना के दे दे, हो सकता है जोड़ा बना के दे दे, इनमें से कौन कौन से यौगिक उभयधर्मी है, तो ये दोनों एक साथ लिख सकता है, ये दोनों एक साथ लिख सकता है, कोई भी किसी भी तरीके से ऑप्शन बनाया जा सकता है। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन IIT में और नीट में आया हुआ है वो जोड़ा बना के देते हैं, क्योंकि एक तो सबको याद रहता है, एक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये फंडा आप याद रखना, ये उभयधर्मी तत्व हैं। सब आसान सिले बीबी अल्लाह जाने मन करो गाली, जाने मन करो गाली, जैसे भी आपको याद करना आराम से याद कर सकते हैं। तो ये जो आज हमने इतना टॉपिक अभी जो ये बताया बेटा, ये आपको एक क्वेश्चन पक्का है, इसमें अगर कुछ नहीं याद करना तो कम से कम ये 2 चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए। और ये द्रव, यही 3 चीज़ें आपको ज़्यादातर, द्रव पूछा जाता है, उपधात पूछा जाता है, उसके बाद उभयधर्मी तत्व तो बिल्कुल एकदम 100% है। एक क्वेश्चन इससे मिलेगा आपको, चाहे वो ICR का एग्जाम हो, चाहे BHU का हो, चाहे कैटेट का। अब यहाँ नोट करके एक बात हमने ये लिखा है कि रेडियोधर्मी, ये आपने देखा होगा क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी का क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होता है, कौन सा नहीं होता। तो यहाँ हमने लिखा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो दोनों रेडियो एक्टिव हैं। अगर रेडियो एक्टिव तत्व पूछे तो कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछे रेडियोधर्मी द्रव कौन सा, देखो यहाँ पे ऊपर हमने लिखा इसमें फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव द्रव होता है फ्रांसियम। अब इसमें देखो हमने लिखा गैस में, यहाँ पे रेडान, रेडान होता है गैस, तो रेडियोधर्मी गैस पूछे तो कौन आंसर हो जाएगा, रेडान। अगर क्वेश्चन केवल इतना पूछता है कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, रेडियोधर्मी कौन सा है, तो ये वैसे जनरली आप याद रखना कि जो हम लोग आवर्त पढ़ते हैं, जो वर्ग पढ़ते हैं, ठीक, तो जो वर्ग में सबसे नीचे वाला तत्व होता है, जैसे हमने पहले ग्रुप की बात करा, पहले ग्रुप में कौन सबसे नीचे होता है, फ्रांसियम, याद होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो सबसे नीचे वाला तत्व है। अब जैसे इसमें देख ले, ये अक्री गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान, ये रेडियोधर्मी हुआ। तो वर्ग में जो सबसे नीचे तत्व है वो ज्यादातर सारे एलिमेंट क्या हैं, रेडियो एक्टिव है, उभयधर्मी है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में देख लें, ऑक्सीजन सबसे ऊपर होता है, नीचे सबसे होता है पोलोनियम, तो पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है। हमने उसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर हमें गैस और द्रव केवल बताना था, तो इसलिए नहीं बताया। अब ग्रुप में आप ये बात याद रखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे चलेंगे, जो लास्ट एलिमेंट वर्ग का होगा, चाहे वो 3rd ग्रुप का, चाहे 4th का, चाहे 5th का हो, चाहे 6th का हो, चाहे 7th का हो, चाहे 8th का हो,
किसी भी ग्रुप का वर्ग में जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है आवर्त सारणी में, वो सब एलिमेंट कैसे हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो धर्मी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना ये हो गया। इसके बाद अब देखो बेटा, कुछ आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे तत्व हैं किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। पूरे आवर्त सारणी का क्वेश्चन है ये। सबसे विषैली धातु कौन सा होता है? सबसे विषैली धातु होता है बेटा प्लूटोनियम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे विषैली धातु पूरे आवर्त सारणी में कौन सा है, प्लूटोनियम। सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक किसका होता है? ये क्वेश्चन यूपी कैडेट में आया हुआ है कि सबसे, मतलब वहां पे ऑप्शन ऐसे था, इनमें से सबसे ज्यादा गलनांक वाला तत्व है, ऐसे क्वेश्चन था। तो वहां पे कार्बन लिखा हुआ था। कार्बन का दूसरा नाम क्या होता है? हीरा। सिलिकॉन भी दिया हुआ था। इस तरह 3-4 ऑप्शन जो भी थे, सभी तत्वों में सबसे अधिकतम गलनांक किसका होता है? कार्बन का। तो ये कार्बन, हीरा, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको अलग से पढ़ेंगे। जैसे कार्बन के बारे में क्वेश्चन आता है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से? तो ये हीरा कार्बन का एक अपरूप होता है, डायमंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। अधिकतम घनत्व, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? उसका नाम होता है बेटा ऑस्मियम। ये याद रखना, सबसे ज्यादा घनत्व पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? ऑस्मियम का। सबसे कम घनत्व किसका होता है? वो है हाइड्रोजन का। न्यूनतम घनत्व यानी कि सबसे कम घनत्व, अगर इसको हम बोले सबसे कम घनत्व या न्यूनतम घनत्व किसका होता है? हाइड्रोजन का। पूरे आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा है? वो आंसर है फ्लोरीन। क्यों सबसे ज्यादा है? क्योंकि जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में होता है। अब इसके बाद आता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमने वहां पे ये अपवाद है, वैसे हमने क्या बताया था, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, लेकिन क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी हो जाती है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। जैसे अगर इसका हम आर्डर बनाए तो ऐसे बनता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। होना ऐसे चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। क्यों? क्योंकि इसका साइज बढ़ जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, इस वजह से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये हर एक एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो BHU, कैटेट, ICR, हर जगह पे। अभी इसका आर्डर अगर हम इस तरह से बनाए यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर इस तरह से आर्डर दिया बेटा तो ये आर्डर सही है, ये आर्डर सही है। फ्लोरीन से ज्यादा किसका? क्लोरीन का। उसके बाद सबका क्या हो गया? कम। और इसी को अगर हम दूसरे रूप से लिखना चाहें, क्लोरीन को ऊपर कर देंगे, क्लोरीन को ऊपर, क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर कौन? फिर फ्लोरीन, फिर कौन? ब्रोमीन, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? आयोडीन। तो ये इसका आर्डर होता है। ये दोनों आर्डर याद रखना, कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए। फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, ये वाला स्टेप देखना केवल, बाकी सब नीचे घटेगा, नीचे आने पर घटता है। लेकिन एक्सेप्शन कौन है? क्लोरीन। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का आर्डर है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा पूरे आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन का। आयनन ऊर्जा, ये आयनन ऊर्जा हमने आपको पढ़ाया था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। हमने वहां ये भी बात लिखा था, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होता है? अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? ये भी बताया था। पी, जो उनका पी ऑर्बिटल है, पी उपकोष है, वो पूरा का पूरा भरा होता है। वहां हमने एक बात बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल, फुल फिल। तो इनका पूरा का पूरा हीलियम का हो, चाहे वो नियान का हो, चाहे सोडियम, उसके बाद जो भी एलिमेंट नीचे हैं उनका सबका क्या होता है? पूरा का पूरा पी उपकोष भरा होता है, इसलिए इनका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि पूरे आवर्त सारणी में, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका होता है? वो होता है हीलियम का। तो ये याद रखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन आपको दिया हो, इनमें से किसका आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा है, तो वहां देख लेना जो अक्रिय गैस एलिमेंट होगा, जो अक्रिय गैस तत्व होगा, उसका सबसे ज्यादा होगा। पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी बेटा? हल्की सबसे होती है लिथियम, बहुत हल्की होती है। अब इसके बाद सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, अभी हमने नहीं बताया है अम्लीय ऑक्साइड का ये सब कैरेक्टर। जैसे जैसे हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, एक नीचे हमने उस दिन आवर्त सारणी में बनाया था, नीचे लिखा था ऑक्सी अम्लों की प्रबलता आवर्त सारणी में जाने पर बढ़ता है। तो ये सबसे लास्ट में देखो, ये है क्लोरीन का। ये किसका ऑक्साइड है? क्लोरीन का। तो सबसे पूरे आवर्त सारणी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए अम्लीय ऑक्साइड कौन है सबसे ज्यादा प्रबल,
सबसे स्ट्रांग एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, वो होता है Cl2O7। अब वहाँ 4 ऑप्शन कैसे बनाएगा, वहाँ लिखेगा Cl2O3, वहाँ लिखेगा ClO3, वहाँ लिख देगा SClO4, इस तरह से लिखेगा। तो वहाँ पे ऑक्साइड की बात होगी तो उसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, Cl2O7 का। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे कम आयनन ऊर्जा, अब देखो सबसे कम आयनन ऊर्जा ये हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा घटता है। उसमें हमने 2 अपवाद बताया था, थर्ड ग्रुप का और फोर्थ ग्रुप का। तीसरे ग्रुप का जो बोरान फैमिली थी, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें एक ऑर्डर हमने बताया था, वहाँ पर हमने बताया था बोरान का तो सबसे ज़्यादा होता ही होता है। उसके बाद जो लास्ट में थैलियम होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। वो सब वही फुल फिल हाफ फिल का कारण है। अब यहाँ पर देखो पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाला धातु कौन सा है, ये क्वेश्चन कैटेट में आया था 2-3 साल पहले, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे कम कौन सा धातु पाया जाता है, उसका नाम होता है एस्टेटिन। ये बात याद रखना, सबसे कम पाया जाता है, ये पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला धातु है एस्टेटिन, ठीक बेटा। अब देखो केमिस्ट्री के कुछ सूत्र जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, और इसमें से कौन कौन सा पूछा जाता है आप ध्यान रखना। अब देखो हमने ये लगभग 23 फार्मूले लिख रहे हैं, ठीक। अब इस 23 फार्मूलों को कैसे याद करना है आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले लिखा है एल्यूमिना या कोरंडम, तो यहाँ लिखा है एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला होता है बेटा Al2O3। एल्यूमिना का फार्मूला, एल्यूमिना का दूसरा नाम होता है कोरंडम। तो ये कोरंडम के नाम से बहुत बार पूछा गया। तो कोरंडम क्या होता है, एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, ठीक है। ये अभी हम जब और पढ़ाएंगे, अयस्क पढ़ाएंगे, तो वहाँ सबका एक फंडा के साथ लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। कोरंडम क्या होता है, Al2O3। कोरंडम नाम है एल्युमिनियम का एक अयस्क का। तो एल्यूमिना या कोरंडम दोनों नाम एक ही होता है। एक होता है कोरंडम, दूसरा होता है बेटा कार्बोरंडम। ये कार्बोरंडम होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कार्बोरंडम। कोरंडम होता है Al2O3, लेकिन कार्बोरंडम, अब देखो कार्बोरंडम का मतलब यहाँ कार्ब लिखा हुआ, कार्बो, कार्बो का मतलब इसमें क्या होगा, कार्बन जरूर होगा। तो कार्बोरंडम का फार्मूला होता है SiC। यहाँ एक हमने नाम लिखा एजोट गैस। एजोट गैस किसको बोलते हैं, देखो ये जो एजो वर्ड लिखा है, ये एजो वर्ड कभी देखा होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जब 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड, ठीक है। तो एजो मतलब यहाँ पे एजोट, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, जो 2 नाइट्रोजन, पूरी केमिस्ट्री में अगर 2 नाइट्रोजन एक साथ कहीं जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एजो कंपाउंड। जैसे डाई में जब हम लोग पढ़ेंगे, डाई ड्रग्स में, तो वहाँ पढ़ेंगे एजो डाई, तो वहाँ पे ये जो एजो वर्ड आता है, हमेशा ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं तभी वो एजो नाम आता है। तो यहाँ पे देखो एजोट गैस, एजोट गैस किसका नाम होता है, नाइट्रोजन गैस। एजोट गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद लिखा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये होता है NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-1। कार्बोनेट पर होता है CO3-2, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का। इसके बाद है ब्लीचिंग चूड़ का या ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं। ये आप लोग को पता होगा CaOCl2। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है, ब्लीचिंग चूड़ लिखा है या ब्लीचिंग पाउडर लिखा है, तो सबको आसानी से याद रहता है CaOCl2, ठीक है। या इसी का जब अगर रासायनिक नाम पूछता है तो इसको हम OCl लिखते हैं, ठीक है। Cl पहले लिखते हैं फिर OCl लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Ca लिखा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में Cl लिखेंगे, फिर यहाँ OCl लिखेंगे, या CaOCl इधर लिखा होगा या फिर इधर लिखा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। Ca लिखा, OCl लिखा, फिर यहाँ Cl लिख दिया। तो ये OCl है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी अम्ल। जैसे हम लोगों ने ऑक्सी अम्ल का नाम सुना होगा, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग चूड़ का कभी रासायनिक नाम भी, ये फार्मूला तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अगर इसका रासायनिक नाम पूछे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बाद है बेटा हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ का नाम होता है कैल्शियम हाइड्राइड। ये कैल्शियम का हाइड्राइड है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्राइड। नाम सुनते चलना, हो सकता है वहाँ आपको नाम मिल जाए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रोजन, सिलिकॉन कार्बाइड। यह है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम कार्बोरंडम बोलती है, एल्यूमिना एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं,
हाइड्रोलिथ। इसके बाद देखो बोरेक्स या टिंकल या सुहागा, तीनों नाम एक ही है, ये कई बार पूछा गया है, कैटेट में तो हर बार लगभग आ जाता है ये, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है Na2B4, Na2B4O7 डॉट, क्वेश्चन इसमें क्या आएगा ये आप सुनो। फार्मूला तो लगभग सबको याद रहता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि बोरेक्स में कितना पानी होता है, बोरेक्स में कितना पानी, यहाँ कितना लिखा है 10, तो ऑप्शन याद रखना, बोरेक्स में कितना पानी होता है 10। अब क्वेश्चन और इसमें क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है बोरेक्स में जो 10 पानी होता है वो कितना इससे जुड़ा होता है Na2B4O7 से। तो याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में जितने भी साल्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं, अगर उसमें पानी है तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कितने पानी जुड़े, एक पानी छोड़ करके सारे पानी जुड़े होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सुहागा में कितने पानी इससे जुड़े होते हैं, तो 9 जुड़ा होता है, एक नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। तो सब याद रखना। तो बोरेक्स में कितने पानी हो गए 10 पानी। इसके बाद है कैलगान। कैलगान का फार्मूला आपको हर बार पूछा जाता है Na2PO3, ये पूरा हमने एक साथ लिखा है। साल्ट में कैसे याद रखते हैं, इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। वो कैसे आता है देखो, ये लिखा हमने Na2PO3, इसका लिख दिया पूरे का होल 6। अब देखो यहाँ पे पूरे का होल 6 लिखा है, अब इसको हम सही तरीके से फार्मूला लिखें। अब देखो सोडियम के साथ कितना है 6 है, 6 सोडियम हो गया, Na6 किस रूप में फार्मूला आ सकता है उसको याद रखना। P कितने हो गए 6, Na6P6। O कितना 6 त्रिक 18, तो O कितना हो गया 18। अब इसमें से, अब यहाँ से दूसरा रूप इसका क्या बनता है देखो यहाँ पे, अब यही फिर से भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रूप ये हो सकता है Na2 बाहर भी लिख सकता है, Na4 ब्रैकेट में लिख सकता है, फिर PO3 का होल 6 लिख सकता है, तो हम उसको लिख रहे हैं। Na2 को बाहर कर दिया, अब यहाँ पे लिखेंगे Na4, अब ब्रैकेट में यहाँ देखो ये कितना, कितने का रेशियो है 1:3 का, देखो 6 एकदम 6 त्रिक 18, 1:3 का रेशियो, इसको 1 रखना है, इसको 3 रखना है, तो ये हो गया PO3, हो गया 1:3 का रेशियो। अब इस पूरे का क्या करना है होल 6, इसका ये 6 हो चुका है, इसका होल 6। तो ये आप कैलगान का फार्मूला तीनों रूप में आता है, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला नीचे वाला हो गया, तीसरा ये हो गया। अब इसका नाम कैसे बोलेंगे, देखो PO3 होता है मेटाफॉस्फेट, PO3 को मेटाफॉस्फेट बोलते हैं, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं, PO3 को मेटाफॉस्फेट। अब देखो बोलेंगे कैसे, ये कितने, इस वाले फार्मूले से बोल रहे हैं, यहाँ कितना सोडियम है 6, अब ये PO3 यहाँ पे यहीं से बोल दो कहीं से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है PO3, इसको हम पूरे को बोलते हैं मेटाफॉस्फेट, ठीक। सोडियम कितना है 6, तो सोडियम 6 हो गया, फास्फोरस भी 6 हो गया। अब ये पूरा है फॉस्फेट, सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट, हेक्सा का मतलब कितना 6, यहाँ कितना लिखा हुआ 6, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये हेक्सा मेटाफॉस्फेट होगा, PO3 का होल 6, PO3 का होल 6, ये हेक्सा मेटाफॉस्फेट हो गया, ये सोडियम हो गया, ठीक। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये किसका फार्मूला होगा कैलगान का। इसके बाद बेटा कैलोमल, कैलोमल बहुत बार पूछा गया, इसका नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, फार्मूला होता है Hg2Cl2। ये बहुत बार कैलोमल का सूत्र आपको हर बार कहीं ना कहीं मिला है, ये BHU में भी पूछा जा चुका है, मतलब हर एग्जाम में ये जितने हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपको फार्मूले जरूर मिलेंगे। तो इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड। अब यहाँ बात आता है दो चीजें, मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है, 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, एक होता है +1, दूसरा होता है +2, Hg+1 और Hg+2। तो यही शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, +1 और +2। तो याद रखना, जब ये यहाँ पे देखो ये +1 में है कि +2 में, अभी हमें नहीं पता, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का हमने कंडीशन बता रखा है, यहाँ पे ये ऑक्सीकरण अवस्था इसका +1 में। जब कोई भी आवर्त सारणी का जो भी आयन है, जो भी एलिमेंट है जो आयन बनाता है एक से ज़्यादा, जैसे Fe+2, Fe+3, Zn+2 में हमेशा रहता है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं Pb का +2+4 होता है, Sn का +2+4 होता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, हमें नाम कैसे उसका देखना है। वहाँ मर्क्यूरस क्लोराइड लिखा होगा ऑप्शन में, मर्क्यूरिक क्लोराइड भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब कोई भी एलिमेंट अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मतलब जो उसका ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कम वाले में होगा, ये 2 करता है +2+1, तीसरा और कोई नहीं, तो सबसे कम वाला +1 हुआ। जब वो प्लस में होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे अस, तो ये अस ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। और जब वो हाईएस्ट में रहता है तब उसमें हम लोग लगाते हैं 1। अभी यहाँ पे +1 में, इसलिए हमने इसका नाम क्या बोला मर्क्यूरस क्लोराइड। अगर हमें बनाना मर्क्यूरिक क्लोराइड का तो हम बना देंगे HgCl2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा HgCl2। लेकिन यहाँ याद रखना ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, आप पहचान जाएंगे कैसे हमको बोलना है।
जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिखा हमने FeCl2 और यहाँ लिख दिया FeCl3। अब यहाँ बताना ये फेरस है कि फेरिक है, इसमें से फेरस कौन सा, इसमें से फेरिक कौन सा है। तो देखो यहाँ पे जब निकालेंगे +2 आएगा, जब यहाँ निकालेंगे +3 आएगा। तो +2 वाला कम में आया तो ये हो गया फेरस, इसका नाम हो गया फेरस क्लोराइड। यहाँ +3 वाला है तो इसका हो गया फेरिक क्लोराइड। तो लोवेस्ट वाले में अस लगाते हैं और हाईएस्ट वाले में इक लगाते हैं, ऐसे हम नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो कार्नेलाइट, ये कार्नेलाइट का फार्मूला होता है बेटा थोड़ा सा बड़ा है, याद रखना, KCl.MgCl2। इसमें भी क्वेश्चन आता है कितना पानी होता है, KCl.MgCl2.6H2O। अब क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, थोड़ा सा और वाला चैप्टर यहीं पर हम हल्का हल्का लेके चल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, पोटेशियम भी और मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सा ऐसा यौगिक है जो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क है, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क है। तो दोनों किसमें, पोटेशियम भी है मैग्नीशियम, तो ये पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है कार्नेलाइट। तो याद रखना कार्नेलाइट में पानी कितना होता है, 6 पानी होता है। खड़िया, ये सबको पता होगा, खड़िया जो हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, चाक, इसी को बोलते हैं मार्बल, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन, ठीक है, चाक, मार्बल, लाइम स्टोन। इसका फार्मूला होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो चाक, मार्बल, लाइम स्टोन, खड़िया, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद लिखा क्रायोलाइट, ये क्रायोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हर बार पूछा गया है। क्रायोलाइट Na3, इसका फार्मूला याद रखना Na3Al(F6), Na3Al(F6), ठीक है। तो ये इसका क्रायोलाइट का फार्मूला हो गया। क्रायोलाइट का यूज पूछा जाता है बेटा, ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे कंडक्ट करा जाता है। इसका एक यूज है वो हम आपको बताएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो करते हैं उनको थोड़ा सा कम करता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को भी कम करता है। तो इसका काम भी याद हो जाएगा। क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, Na3Al(F6). अब देखो शुष्क बर्फ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस, इंग्लिश में इसी को बोला जाता है ड्राई आइस, सूखा बर्फ। सूखा बर्फ किसको बोलते हैं बेटा, जो हम लोग गैस होती है CO2, उसी का जो ठोस रूप होता है, यानी किसी को हम लोग ठोस CO2 बोलते हैं। ठोस CO2 या सॉलिड CO2 जो होता है वो क्या कहलाता है, शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ। इप्सम साल्ट, अब देखो इप्सम साल्ट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है MgSO4। ये जितने हम लिख रहे हैं बेटा, यहाँ केवल आपको पानी याद रखना है। इप्सम साल्ट में कितना पानी होता है, 7 पानी। अब यहाँ लिखा फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार का फार्मूला होता है कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। ग्लोबल साल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साल्ट, ये कितनी बार पूछा गया। ग्लोबल साल्ट का फार्मूला या उसमें कितने पानी होते हैं, इसका फार्मूला होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम, अगर केवल सोडियम सल्फेट लिखा हो तो भी फार्मूला ग्लोबल साल्ट का, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, वो डेड बर्न्ड ग्लोबल साल्ट, मतलब उसमें से पानी नहीं है। निर्जल ग्लोबल लवण, निर्जल ग्लोबल लवण, उसमें पानी निकाल देंगे। लेकिन अगर केवल ग्लोबल लवण पूछे तो उसका फार्मूला ये होता है Na2SO4.10H2O। तो ये जितने पानी वाले हैं आपको ये याद रखने हैं कम से कम। अब देखो यहाँ लिखा नीला थोथा, ये जितने नीचे लिखे, अब यहाँ से लेकर के ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं ये जरूर आपको मिलेगा। कहीं इप्सम लवण पूछेगा, कहीं फ्लोरोस्पार पूछेगा, ग्लोबल लवण पूछेगा। अब देखो लिखा नीला थोथा, इसको इंग्लिश बोलते हैं ब्लू विट्रियल। ब्लू विट्रियल, इसका हम इंग्लिश नाम लिख रहे हैं, उससे आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा। ये है ब्लू, यहाँ देखो ब्लू लिखा हमने, इसको बोलते हैं विट्रियल, ब्लू विट्रियल। यहाँ देखो U आ रहा है, ब्लू विट्रियल में क्या U आ रहा है। अब ये सा कौन सा एलिमेंट है आवर साइड में जिसमें U आता है, पढ़ा होगा कॉपर, Cu पढ़ा होगा ना। तो उसमें ऑप्शन देख लेना जिसमें CuSO4 लिखा हो, कॉपर सल्फेट। तो इसका हो गया CuSO4.7H2O, ये हो गया ब्लू विट्रियल का फार्मूला। यहाँ देखो हमने ब्लू में क्या लिखा, U आ रहा है, ब्लू U आ रहा है, तो कौन सा एलिमेंट है जिसमें U आता है, कॉपर में, ठीक है। अब इसी तरह से हरा थोथा, इसको हम फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं ग्रीन विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, ठीक। तो ग्रीन विट्रियल देखो जो आयरन होता है, जो हमारा आयरन होता है वो हरा कलर देता है। तो आयरन में देखो कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ में E आता है, जनरली ज़्यादातर में आते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे फिर हरा भरा याद कर सकते हैं, Fe। तो ग्रीन थोथा में जो हरा थोथा है, ग्रीन विट्रियल बता, उसमें क्या आएगा, Fe आएगा। इसका फार्मूला हो जाता है FeSO4। पानी सभी में सेम रहेगा जितने विट्रियल हैं,
चाहे वो नीला थोथा की बात करें, चाहे हरा थोथा, चाहे सफ़ेद थोथा, ठीक है। तो याद रखना ये हरा थोथा का फार्मूला क्या होता है, ग्रीन विट्रियल का FeSO4.7H2O। इसी तरह जब व्हाइट विट्रियल का लिखते हैं इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। व्हाइट जिन्ना याद कर लेना, व्हाइट जिन्ना इसमें क्या होता है, जिंक, व्हाइट जिन्ना, ठीक है, व्हाइट जिन्ना। तो इसमें होगा सब में सल्फेट रहेगा, ZnSO4.7H2O। ये आपके नीला थोथा हो गया। अब ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों हमने एक साथ लिखा हुआ है, इसमें देखो सभी में लगभग सल्फेट सल्फेट आ रहा है। तो जिप्सम भी क्या होता है बेटा, आपको पता होगा जिप्सम किस में पाया जाता है, सीमेंट बनाने में। सीमेंट बनाने में बड़ा इसका उपयोग होता है। तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितना पानी होता है, 2 पानी होता है। जिप्सम में कितना पानी होता है, 2 पानी होता है। फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। यही कैल्शियम सल्फेट को जब हम गर्म कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप में, जिसमें ये कैल्शियम एलिमेंट आता है। वहाँ कंपाउंड है, जिप्सम पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना पड़ता है। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 सूत्र होता है। एक तो यहाँ पे जो सबको याद रहता है CaSO4 लिखा .12H2O, ये दोनों हमने एक साथ लिखा। इसका कारण क्या है, अब यहाँ पे देखो इसका लिखने का मकसद ये है कि जब हम CaSO4 को गर्म करते हैं, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है तो उसमें से कितना पानी निकल जाता है, कितना पानी निकल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 पानी है और यहाँ पे आधा हो गया, यानी निकला कितना, 3/2, 1/3 निकल गया, बचा कितना, 1/4। तो यहाँ से 2 से 1/2 इसके साथ रह गया, 3/2 निकल गया। तो क्वेश्चन यही आता, 1.5 पानी निकल गया। देखो कितना निकल गया, यहाँ 2 था, यहाँ आधा बचा तो 1.5 निकल गया। यही क्वेश्चन इसका है। जिप्सम को जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो कितना पानी निकलता है, 3/2H2O निकल जाता है, 1.5 पानी निकल जाता है। अब इसी का दूसरा फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, चलो ये ऊपर वाला हटा के, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। ये है देखो, अब जैसे हम लोग कुछ करते हैं इस तरह से, जैसे हम लिखे यहाँ पे x, यहाँ लिखा y/2। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग गणित में करते होंगे आप लोग, x y/2। तो ये 2 को यहाँ पे ले आ देते हैं, ठीक है। हालांकि इसका आधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा करेंगे तो आधा हो जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो y/2 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसका दूसरा फार्मूला होता है, ये 2 यहाँ भी लिखा हो सकता है। दूसरा फार्मूला हो गया 2CaSO4, पूरे का रहेगा वाटर के साथ भी, 2CaSO4.H2O। ये भी किसका फार्मूला बेटा, याद रखना, 2CaSO4.H2O, 2CaSO4.H2O। ये भी किसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये फार्मूला तो जनरली सबको याद रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाफ वाला, CaSO4 हाफ H2O सबको याद रहता है। लेकिन अगर इस तरह का फार्मूला है तो ये भी किसका फार्मूला, जिप्सम, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये मत सोचना कि इस तरह का ऑप्शन दिया हो तो वो ऑप्शन गलत है, नहीं, ये ऑप्शन याद रखना। 2 पहले भी लिखा जा सकता है, 2CaSO4.H2O, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। उसके बाद लिखा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट इसी को बोलते हैं फूल्स गोल्ड। अब देखो यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है तो वहाँ पे ऑप्शन में आयरन चारों में रहेगा, आयरन चारों में रहेगा। पायराइड का मतलब होता है सल्फर, जिसमें सल्फर होगा। पायराइड का मतलब ये होता है सल्फर। तो इसका फार्मूला हो गया बेटा FeS2, फेरस सल्फाइड, इसका नाम होगा फेरस सल्फाइड। आयरन पायराइड का फार्मूला होता है, ये फूल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा फार्मूला फूल्स गोल्ड और आयरन पायराइड, ये सारे फार्मूला एक ही है, ठीक। आयरन पायराइड और फूल्स गोल्ड दोनों का फार्मूला क्या होता है, फूल गोल्ड के नाम से बहुत बार पूछा गया। इसके बाद देखो हास्य गैस, ये सबको पता होगा, हंसाने वाला गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस कौन सा होता है, N2O। अब इसमें देखो सभी में जिसमें जो एलिमेंट है वो उसका क्या है, अयस्क है। क्वेश्चन आएगा देखो इस तरह, जैसे यहाँ पर हमने कैल्गान का पूछा, ये किसका किसका अगर अयस्क है तो किसका, सोडियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, तीनों का है। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम का अयस्क है। क्रायोलाइट पूछा जाता है किसका किसका अयस्क है, इसमें कितने एलिमेंट है, 3। सोडियम का भी अयस्क है, एल्युमिनियम का भी अयस्क है, ये फ्लोरीन का भी अयस्क है। तो यहाँ से अयस्क वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब फ्लोरोस्पार पूछा जाता है किसका किसका अयस्क है, कैल्शियम और फ्लोरीन दोनों का अयस्क है। तो ये अयस्क भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको फार्मूले का हर बार कम से कम कैटेट में तो जरूर 100% मिलेगा, ठीक बेटा। ठीक बेटा, देखो आगे का फार्मूला अभी हमने 23 बताया था,
अब इसके बाद 24वां फार्मूला देखो, फ्रियान। ये फ्रियान क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज वगैरह होता है हमारा, ठंडा करता है कूलिंग में, तो ये ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है फ्रियान। इसका फार्मूला होता है CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसी को बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही होता है CFCS, इसी को कहीं शार्ट में ऐसे भी लिखा रहता है CFCS, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसी को बोलते हैं फ्रियान। हाइपो देखो बहुत बार पूछा गया है, हाइपो का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.5H2O। हाइपो में कितना पानी होता है, 5 पानी होता है। उसके बाद लिखा लिथार्ज, लिथार्ज का फार्मूला होता है बेटा PbO, जिसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड भी लिखा हो सकता है या फिर लेड ऑक्साइड, किसका फार्मूला होता है, लिथार्ज का। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोहर लवण, ये मोहर साल्ट, मोहर लवण को याद कैसे करेंगे, देखो इसमें फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, तो फेरस सल्फेट को हमने लिख दिया F, ठीक, ये अमोनियम को S लिखा, इसके बाद यहाँ लिख दिया S, तो ये FAS हमने यहाँ लिख दिया। ये हो गया फेरस अमोनियम, ये हो गया सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो पहले हमने लिख दिया फेरस सल्फेट, दोनों के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है, फेरस के साथ भी और अमोनियम के साथ भी। FAS, मोर साल्ट क्या होता है, फास मोर, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फसे मोर, फसे मोर, FAS फास मोर या फसे मोर, जैसे भी याद कर सकते हो आप। तो ये है फेरस सल्फेट। इसके बाद अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का अगर फार्मूला आपको ना बनाना होता हो तो कैसे बनाते हैं, अमोनियम पर होता है बेटा +1 चार्ज, सल्फेट पर होता है -2 चार्ज, 2 को इधर लाना, 1 को इधर, 2 को इधर लाएंगे, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, ये SO4 हो गया। बस आपको याद क्या रखना, पानी कितना है, मोहर साल्ट में कितने पानी है, 6 पानी है। तो मोहर, जब इसको हम कायदे से लिखते हैं इंग्लिश में तो 6 वर्ड आते हैं, तो मोहर साल्ट में कितने पानी है, 6 पानी है, याद रखना। नेस्लर रिएजेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये नीट में भी पूछा गया है, हर जगह पे ये फार्मूला कुल मिला के पूछा गया, चाहे BHU चाहे ICR चाहे कैटेट कोई भी एग्जाम हो, तो ये फार्मूला याद रखना। नेस्लर अभिकर्मक किसे कहते हैं, K2HgI4, K2HgI4। नाइट्रोलिम क्या होता है बेटा, इसमें 2 चीजें होती हैं, कैल्शियम साइनेमाइड, इसका नाम होता है कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन, कैल्शियम साइनेमाइड प्लस कार्बन, दोनों को मिला करके बोलते हैं नाइट्रोलिम। अगला है रसायनों का राजा कौन है, आयला फिट्रियल किसको बोलते हैं, ये सबको पता है बेटा, ये H2SO4 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तेजाब, ठीक है। ओलियम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ओलियम क्या होता है, ओलियम में 2 चीजें होती हैं, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3, देखो यहाँ पे लिखा है H2SO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हो सकता है ये ऑप्शन में, हो सकता है आपको ये हो। अब यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ो तो H2 2 हो गया, सल्फर कितना हो गया, 1 यहाँ था 1 यहाँ था, 2 सल्फर हो गए, 4 3 7 ऑक्सीजन हो गया, तो H2 H2O7 या फिर H2SO4 प्लस SO3, इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। ये फार्मूला बहुत बार पूछा गया। अब मिनियम, रेड लेड, रेड लेड का 3 नाम है, रेड लेड को बोलते हैं सिंदूर या फिर इसी को बोलते हैं मिनियम, इसका फार्मूला होता है Pb3O4, Pb3O4, ये बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो आंसू गैस, ये बहुत बार पूछा गया, जहां पे कहीं पे आंसू गैस छोड़े जाते हैं वो फार्मूला कौन सा होता है, आंसू गैस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टीयर गैस। ये है CCl3NO2, CCl3NO2, ठीक है। अब इसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। ये क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, देखो क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन हम लोग HNO3 से कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, ये आपको हम क्लोरोफॉर्म जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, बस अभी आपको क्या याद रखना, आंसू गैस का फार्मूला क्या होता है, CCl3NO2, जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। उसके बाद होता है बेटा वाटर गैस या संश्लेषण गैस या इसी को बोलते हैं सिन गैस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वाटर गैस का फार्मूला होता है COH2, इसमें हाइड्रोजन होता है, CO + H2। अगर यही क्वेश्चन आ जाए प्रोड्यूसर गैस कौन होता है, तो जो वाटर गैस का फार्मूला बिल्कुल सेम, केवल हाइड्रोजन की जगह क्या कर देना, नाइट्रोजन कर देना। CO + N2 होता है प्रोड्यूसर गैस, CO + H2 होता है वाटर गैस, संश्लेषण गैस या सिन गैस, ठीक है। अब इसके बाद आता है सफेदा। सफेदा का सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट लेड कार्बोनेट, व्हाइट लेड कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो व्हाइट लेड कार्बोनेट, तो यहाँ पे कार्बोनेट है 2 लिखना, उसके बाद व्हाइट, इसको बोलते हैं PbOH का होल ट्वाइस, उसके बाद PbCO3, व्हाइट लेड कार्बोनेट, जिसका नाम है सफेदा। तो बेटा आज का जो टॉपिक था इतना जितना हमने बताया शुरू से, आवर्त सारणी में कितने द्रव हैं, कौन कौन से द्रव हैं, कौन कौन से ठोस है, कौन कौन से लिक्विड क्या है, कौन से गैस हैं, कौन सा उभयधर्मी है, कौन सा उपधातु है, वो सारे हमने बता दिया। उसके बाद बता दिया जनरल कुछ सूत्र जो केमिस्ट्री में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखना, इस वीडियो से जो आज का टॉपिक था
शुरू से लेकर के लास्ट तक जो 40-35 मिनट का वीडियो बना बेटा, इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके कैटेट के एग्जाम में जरूर आएगा। इसको बार बार स्क्रीनशॉट लेके ये सारे फार्मूले आसान तरीके से हमने बताएं कैसे याद करना, आराम से याद करते रहना बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।